everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chali. So, what we are going to do today is we'll be discussing about the recent draft guidelines which are issued by the Supreme Court of India last month with respect to the use of artificial intelligence in the court proceedings. कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एआई को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, हाउ द जुडिशरी कैन बिकम मच मोर इफेक्टिव इन इट्स वर्किंग बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स एंड सिस्टम्स, उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करी. ड्राफ्ट रेगुलेशंस थे वो या ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी विच आर करंटली ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स, स्टेक होल्डर्स कमेंट्स. 15th जुलाई इज द लास्ट डेट उन कमेंट्स के सबमिशन की. तो आज हम इस सेशन के अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक एसेंशियल फीचर्स और द salient features of the draft regulations for use of artificial intelligence in courts 2026. ठीक है. सो अब इस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें ना, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं. एस्पिरेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं. सो एवरीवन इज यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बिकम मच मोर इफेक्टिव इन देयर वर्किंग. एंड सिमिलरली कोर्ट्स के जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कोर्ट्स में जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक पेंडेंसी ऑफ केसेस अमंग अदर थिंग्स एज वेल, उन सारी चीजों को प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए एज अ सोल्यूशन के फॉर्म में द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड दीज ड्राफ्ट रेगुलेशंस. ठीक है. So background of the thing is that these were released by the Supreme Court of India to establish a structured governance framework for AI in the judiciary. Timeline is that these guidelines were released in June 2026 with public consultation and stakeholder suggestion open until 15 July 2026. Primary objective क्या है इन guidelines का? So to optimize the court administration and reduce delays while ensuring responsible AI use that strictly protects judicial integrity. अब अगर हमें ये लगता है कि AI will decide the cases, तो ऐसा नहीं. AI is going to be used as a suggestive tool. AI is going to be used. अब ऐसे समझो कि पेंडेंसी ऑफ केसेस है, बैकलॉग्स ऑफ केसेस है, या बहुत सारे केसेस की फाइल्स का एक तरीके से अरेंजमेंट करना है, ट्रांसलेशन करना है. वो जो मैनुअल वर्क था जिसकी वजह से कई बार पेंडेंसी इंक्रीज होती हुई चली जाती थी, उन मैनुअल वर्क्स में AI को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ हेल्पिंग आउट द कोर्ट. ठीक है. And significance is this marks the India's transition or the country's transition towards digitally augmented, efficient and forward-looking court systems. ठीक है. अब क्यों AI को रेगुलेट करना है, ये लेकर आना है जुडिशरी के अंदर. ठीक है. सो दीज आर द प्राइमरी पर्पसेस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. पेंडेंसी और डिले बहुत ज्यादा है, और कई बार पेंडेंसी और डिले का एक बेसिक सा अगर आपको मैं प्रोसीजरल रीजन बताऊं कि भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब मैटर जाएगा, so that matter is required to be translated into English. अब हो सकता है लोअर कोर्ट से जब वो केस निकल कर आया हो तब वो वहां की रीजनल लैंग्वेज में डिसाइड किया गया हो, तो ऑर्डर शीट या जजमेंट भी उसका रीजनल लैंग्वेज में होगा. अब उसको रीजनल लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लेकर आना, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. ठीक है. अब किस केस में कितनी बार एडजर्नमेंट लिया गया है, ये सारी चीजें भी कोर्ट्स को नहीं पता होती हैं. So there are multiple reasons for the outcome of the pendency or the delays in the proceeding. उन सारी चीजों को AI से इंटीग्रेट करके you will get an enhanced administrative efficiency of the Indian courts, which will in turn result into improved access to the justice. That is the primary reason कि क्यों AI को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों हम उसको रेगुलेट भी करेंगे. So tackling pendency, that is utilizing the automation to reduce systemic delays and vast backlogs in the Indian courts, which will improve the access to justice, which in turn will result into administrative efficiency by streamlining non-judicial repetitive court operations. यही जैसे ट्रांसलेशन का आप एक एग्जांपल ले लो, and ensuring accountability in the system as well. So creating institutional guardrails to protect the transparency, accountability and judicial independence from algorithmic flaws. अब ऐसा नहीं है कि अगर AI को हम लेकर आ रहे हैं जुडिशरी के अंदर यूज करने का प्लान सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो उसको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यूज किया जाएगा. देयर आर सर्टेन गार्डरेल्स व्हिच आर बीइंग कंसीडर्ड इन दीज ड्राफ्ट रेगुलेशंस एज वेल. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से AI सब कुछ काम करता रहेगा, और ऐसा नहीं है हर जगह पे AI को यूज किया जाएगा. There are certain things which are allowed under the draft regulations,
and there are certain things for the purposes of which use of AI is absolutely prohibited. ठीक है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम ये रेगुलेशंस कब से इम्प्लीमेंट होंगे, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन की डेट बताई नहीं गई है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कब से ये एआई के रेगुलेशंस को या इस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, यहाँ पर एक एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। So whether these regulations are binding or not on all the courts in this country, so the draft regulations do not apply automatically across all courts as once at once. तो रेगुलेशन अगर नोटिफाई हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली हर कोर्ट पे अप्लाई हो जाएगा। देयर इज नो यूनिफॉर्म और देयर इज नो यूनिफॉर्म बाइंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। द पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अडॉप्शन कम होगा, सो द रेगुलेशंस विल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट एक्सक्लूसिवली नोटिफाइड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई जिस डेट को नोटिफाई कर देंगे उस डेट पे इन रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा। हाई कोर्ट्स के लिए भी सिमिलर पावर दी गई है। So in high courts, these will be implemented separately in the state jurisdictions on the date notified by the respective high court's chief justice. Respective high court में, respective territory में, states में ये regulations तब apply होंगे जब वहां के high court के chief justice उस चीज को notify करते हैं। और another thing is that क्या entire regulation, entire procedure is going to be applied at once? क्या एक ही बार में पूरे के पूरे regulation को हम apply करने वाले हैं यहाँ पर? So the answer is no. Different provisions can be activated on different dates to suit the specific infrastructure realities and readiness of the individual courts. Depending upon the fact कि भाई कोर्ट कितने रेडी है, कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, उनके बेसिस पे अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अप्लाई किया जा सकता है अंडर दीज रेगुलेशंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में तब अप्लाई होगा जब सीजीआई नोटिफाई करेंगे, हाई कोर्ट्स में तब अप्लाई होगा या उस टेरिटरी में तब अप्लाई होगा जब वहां के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस चीज को नोटिफाई करेंगे। एंड डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशंस कैन बी इंप्लीमेंटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। अब एआई को यूज किस किस पर्पसेस के लिए किया जाएगा इन द कोर्ट्स? सो एआई इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ लीगल रिसर्च, फॉर द पर्पसेस ऑफ केस मैनेजमेंट, फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डॉक्यूमेंट समराइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी टूल्स के फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये चीज है जिन चीजों के लिए एआई को यूज किया जा सकता है। सो एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द जज, रादर इट इज गोइंग टू वर्क एज एन असिस्टिव टूल्स टू द कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ अ बेटर और एन इफेक्टिव मशीनरी। ठीक है ना, मैंडेटरी प्री रेक्विजिट्स हैं, इन चीजों के लिए भी आपको यूज करने के पहले कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। दैट इज you require the written approval from the apex body or the relevant high court AI committee. हाई कोर्ट में एक एआई कमेटी होगी, उस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही आप यूज कर सकते हो इन चीजों को। ऑपरेशंस मस्ट रिमेन अंडर स्ट्रिक्ट ह्यूमन सुपरविजन, कि एआई मशीनरी को अगर इंटीग्रेट कर दिया गया फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, दैट डज नॉट मीन वहां पर कोई ह्यूमन सुपरविजन नहीं होगा। ह्यूमन सुपरविजन विल बी इन्वॉल्व ओवर देयर। ठीक है, देन आउटपुट्स रिक्वायर मैंडेटरी वेरिफिकेशन बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफिशियल्स। इन सारे टूल्स के लिए जहां पर एआई को यूज किया जा रहा है, उनके आउटपुट्स को मैंडेटरली वेरीफाई किया जाएगा बाय द डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो कौन सी चीजें स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स होंगी अंडर दीज गाइडलाइंस? ठीक है, विच थिंग्स आर गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स, किन चीजों पे एआई आप यूज नहीं कर सकते हो? सो लिबर्टी थ्रेटनिंग एआई, so total ban on black box, that is unexplainable AI systems in matters affecting the personal liberty of the individual, wherein the parties to the case, उनकी लिबर्टी अगर थ्रेटन हो सकती है बाय द अनएक्सप्लेनेबल यूज ऑफ द एआई, ऐसी चीजों में आप एआई को यूज नहीं करोगे। देन प्रेडिक्टिव जस्टिस, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन प्रेडिक्टिंग रेसिडिविज्म, बेल प्रेडिक्शन एंड रिस्क स्कोरिंग। मतलब एआई टूल के थ्रू आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या भाई ये पर्सन भाग तो नहीं जाएगा अगर हम इसको बेल दे देंगे तो। So, वो जो फ्लाइट रिस्क की इशू इन्वॉल्व होता है whenever the court decides any matter of bail, या इस इंडिविजुअल को अगर हमने रिलीज कर दिया तो इसका आगे आगे इसका इसका बिहेवियर कैसा होगा, इन सारे प्रिडिक्टिव पर्पसेस के लिए आप एआई टूल्स को यूज नहीं कर सकते। दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, दीज काइंड ऑफ यूसेजेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द रेगुलेशन। देन बिहेवियरल प्रोफाइलिंग, you cannot assess the witness credibility or infer future conduct of the accused party using these tools, कि विटनेस सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इन सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रोफाइल करने के लिए आप एआई टूल्स को यूज नहीं कर सकते।
And then submitting AI generated output as evidence without full disclosure is also explicitly barred. कि एआई से जो एआई जनरेटेड जो आपके आउटपुट्स हैं रिलेटेड टू द केस, उनको आप एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो विदाउट फुल डिस्क्लोजर ऑफ द सेम एज वेल. मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पीस ऑफ एविडेंस को कोर्ट में यूज कर लोगे और वो एविडेंस एआई जनरेटेड हो. ठीक है, तो इन चीजों के लिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा हुआ है. देन व्हाट इज परमिटेड? सो एआई इज गोइंग टू सर्व एज एन एडवाइजरी टूल. ठीक है, सो एआई कैन नॉट डिसाइड द केसेस. नो जुडिशियल आउटकम कैन रिलाई सोनली ऑन एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग. तो यूज आपका इन चीजों तक एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड होगा. एंड इन सिचुएशंस में तो या इन चीजों के लिए आप एआई को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आप यूज नहीं कर सकते. ठीक, अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बॉडी होगी विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूसेज ऑफ एआई इन द सुप्रीम कोर्ट, which body is going to be responsible for the usage of AI in the high courts and so on and so forth. तो देखो, एक तो ये चीज की ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है. If in any of the cases AI is going to be used as an assistive tool, that information is to be given to the parties and their lawyers. ठीक है, so the parties must be informed in a timely manner if an AI tool was used to materially assist the court in the case management or document analysis. अब वहां पर आपको आउटराइटली एक्सप्लिसिटली ये बताने की जरूरत नहीं कि किस चीज के लिए आपने यूज किया था. बट इफ द एआई वाज मटेरियली असिस्टिंग द जज और द कोर्ट इन अ स्पेसिफिक केस, देन द पार्टीज टू द केस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम एज वेल. ठीक है, फिर एक अलग से सेंटर बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ रिसर्च एंड एक्सीलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, which will be established to evaluate the tech tools and track the developments of AI with respect to the judiciary. ये एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जाएगा, अलग से एक सेंटर बनाया जाएगा. अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक एपिक्स बॉडी नाम से एक बॉडी क्रिएट की जाएगी, which will be the highest authority at the Supreme Court, comprising sitting Supreme Court and High Court judges, a Meiti official, and finance and cyber security experts. This apex body will regulate the use of AI and will monitor the use of AI in the Supreme Court, which will include the Supreme Court and High Court judges. Meiti official, that is Ministry of Electronics and Information Technology के official भी इसके member होंगे, and finance and cyber security experts भी इनके member होंगे. तो सुप्रीम कोर्ट में the body which is going to be responsible for the regulation of AI will be the apex body. हाई कोर्ट्स पे बात करें तो हाई कोर्ट्स में there will be AI committees, artificial intelligence committees. So these will be constituted both at the Supreme Court and individual high courts to execute the guidelines locally. ठीक है, पूरी कंट्री के रिस्पेक्ट में डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन बाय द एपेक्स बॉडी, that what is to be done with respect to the regulation and what is not to be done. वो सारी चीजें एपेक्स बॉडी डिसाइड करेगी. लोकल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एआई कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट की अपनी, हाई कोर्ट्स पे भी अपनी एक इंडिविजुअल एआई कमेटी होगी टू एग्जीक्यूट द गाइडलाइंस लोकली. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्रेटरीट्स भी बनाए जाएंगे, सचिवालय भी बनाए जाएंगे, which will be the operational body functioning at the high court level. So this is going to be the structure which will be created for the purposes of implementation of these regulations. Why? To maintain the transparency with respect to the things. और ऐसा नहीं है कि एआई टूल्स को हम आउटराइटली बस जैसे कुछ पॉलिसीज ऐसे ही इंप्लीमेंट हो गई हैं वैसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा इसको. There will be a proper evaluation of the policy and the of the system and the what should I say, आप प्री इम्प्लीमेंटेशन भी उसका इवैल्यूएशन करोगे एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट डिप्लॉयमेंट भी आप उसका इवैल्यूएशन करोगे प्रॉपरली, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ जस्टिस विच इज टू बी गिवन टू द पीपल. तो बिफोर डिप्लॉयमेंट क्या होगा, मैंडेटरी टेक्निकल एंड एथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा सारे टूल्स का, कवरिंग बायस, हैलुसिनेशन रिस्क एंड द रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ये डिप्लॉयमेंट के पहले, किसी भी टूल को डिप्लॉय करने के पहले ये असेसमेंट किया जाएगा. And controlled testing होगी यहाँ पर. So high risk tools must undergo controlled environment testings in isolated setups. And जब इन टेस्ट का एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आ पाएगी, then फिर आप उनको एम्प्लॉय करोगे. And during deployment also, monitoring systems will be there which will work on the maintenance of a dedicated AI register and an AI incident database. कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है, उस चीज का एक डेटाबेस मेंटेन करके रखा जाएगा. ठीक है, एंड एआई को किस तरीके से यूज करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो एआई इंसिडेंट डेटाबेस भी अलग से एक एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, एंड फिर आफ्टर डिप्लॉयमेंट, सपोज डिप्लॉयमेंट ऑडिट्स विल बी डन,
So continuous in-house technical, legal, and ethical audits will be done, and third-party source code sharing is strictly banned. तो डिप्लॉयमेंट के बाद भी प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे उसके टेक्निकल, लीगल एंड एथिकल ऑडिट्स किए जाएंगे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के पहले भी उसको प्रॉपरली टेस्ट करके डिप्लॉय किया जाएगा, एंड जब डिप्लॉयमेंट चल रहा है उसका किसी भी केस में, उस केस में अगर एआई की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, या कोई ग्लिच आया, तो उसको भी प्रॉपरली रजिस्टर के अंडर मेंटेन करके रखा जाएगा। अब मान लो एआई को इंप्लीमेंट कर दिया और सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो सिस्टम कोलैप्स ना कर पाए इसके लिए there will be emergency protocols as well. So a mandatory 24-hour notification requirement for tool failures alongside manual fallback protocols to ensure the code remains operational without interruption. कि अगर टूल फेल कर जाता है, सिस्टम फेल कर जाता है कहीं पर, तो वहां पर मैंडेटरी 24-hour नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर टूल फेलियर्स होगी, जिसके तुरंत बाद मैनुअल फॉलबैक प्रोटोकॉल्स एक्शन में आ जाएंगे कि एआई सिस्टम को छोड़ के वो सारे काम जो पहले मैनुअली किए जा रहे थे उनको अब वापस इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अब मान लो कि किसी वेंडर, ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं फॉर द पर्पसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई, तो वो किसी वेंडर को हायर करेंगे। अब वेंडर अगर हमारे डेटा को यूज करना शुरू कर दे, जो बिकॉज ऑफ द केस कोर्ट के पास पहुंचे थे, इफ द वेंडर स्टार्ट्स मिसयूजिंग दैट डेटा, तब फिर क्या होगा? तो वेंडर के रिस्पेक्ट में भी ना रेगुलेशन यहाँ पर ले डाउन किए गए। So data sovereignty is being ensured under the rules according to which strict bar is imposed on the vendors using sensitive judicial data to train or to fine tune models without written approval. कि जो judicial data vendors के पास पहुंच रहा है, vendors are not supposed to use that data to fine tune their system without written approvals of the AI committee or the apex body as the case may be. तो without permission वो use कर ही नहीं सकते हैं data। Then vendors cannot claim exclusive intellectual property rights over the tools built substantially on judicial data or public resources. तो आईपी राइट्स भी वो क्लेम नहीं कर सकते अपने टूल्स के ऊपर इवेंचुअली। द टूल्स विच आर बीइंग prepared or the tools which are being built over the judicial data or public resources. अब मान लो कि एआई को यूज करने की वजह से किसी लिटिगेंट को का कोई राइट वायलेट होता है, या किसी लिटिगेंट के अगेंस्ट कोई एक नेगेटिव एक्शन ले लिया जाता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एआई ओनली, तो क्या कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं होगा? है, ठीक है। सो व्हाट दे कैन डू इज दे हैव अ राइट ऑफ हियरिंग। सो इफ अ लिटिगेंट इज हार्म्ड बाय द प्रोहिबिटेड यूज ऑफ एआई, they can file an application with the concerned court at the earliest opportunity, ठीक है। कि अगर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज आउटराइटली वहां पर रेगुलेशंस में दी हुई हैं कि इन चीजों में आपको एआई यूज नहीं करना है, उनमें से किसी भी चीज को अगर एआई यूज किया जाता है उनमें से किसी भी टॉपिक्स पे या सब्जेक्ट्स पे, and if a litigant is harmed, they have an opportunity to file an application with the concerned court, जिस भी कोर्ट में एआई वो यूज हो रहा था, at the earliest opportunity, and the court will grant a hearing and pass appropriate remedial order alongside existing ordinary legal remedies as well. And the high courts are mandated to create accessible complaint formats for citizens with the limited legal literacy. कि भाई लिटिगेंट्स हमारी कंट्री में ना सारे एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक कंप्लेंट फॉर्मेट देना हो, ताकि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर आप उनके लिए एनेबल कर पाओ, दैट इन केस इफ दे आर फेसिंग एनी हार्म बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिटेड यूज ऑफ एआई, दे शुड हैव अ रेमेडी फॉर द सेम एज वेल, ठीक है। तो अब बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स इन दोनों चीजों को भी देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ एआई इन द जस्टिस सिस्टम। सो पॉइंट इज इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ये पहला स्टेप हम ले रहे हैं। पब्लिक ट्रस्ट, इट प्रोटेक्ट्स द जुडिशियल इंडिपेंडेंस व्हाइल सेफली इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये चीज इंश्योर की गई है रेगुलेशन में दैट एआई इज गोइंग टू बी एन ओनली गोइंग टू बी एन असिस्टिव टूल, द डिसीजन मेकिंग पावर स्टिल रिमेन्स विद द जजेस ओनली। तो ट्रस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है while integrating modern technology with the justice system, and it sets a vital benchmark for developing nation in responsible legal tech adoption. But challenges, algorithmic bias जो हर जगह AI के साथ है, यहाँ पर भी है। So preventing societal prejudices from handwriting into AI training data. AI को आप काम तो दे दोगे ट्रांसलेशन का, बट वो जो एक प्रेजुडिस ह्यूमन राइटिंग में होती है, उसको आप सोसाइटल प्रेजुडिस को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी एन इशू, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, ये भी प्रॉब्लम की एक चीज रहेगी।
and judicial training as well. But this is a first step. अभी यहाँ पर सिर्फ गाइडलाइंस को नोटिफाई किया गया है फॉर पब्लिक कमेंट्स, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. बट परहैप्स दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स विच वाज रिक्वायर्ड एज पर द नीड ऑफ द आवर, कि भाई इफेक्टिव मशीनरी को क्रिएट करने के लिए, है ना, जो चीजें मैनुअली हो रही थी विच आर टाइम कंज्यूमिंग, विच इज रिजल्टिंग इनटू अ बैकलॉग ऑफ केसेस और जुडिशियल पेंडेंसी, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिस कुड बी अ वेरी गुड स्टेप एट द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, so these were the draft regulations with respect to the use of responsive AI in the courts. बाकी I hope the topic is clear. Rest, तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet soon, guys. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much.